हैं। बहुत सी खबरें हमने पहले ही सुन रखी हैं कि सऊदीया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब सऊदीया पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि जो पाकिस्तान से वहाँ पर हज यात्री जाते हैं या उम्रा यात्री जाते हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं वो जेब कतरे होते हैं, वो बैगर्स होते हैं जो हज और उम्रा की आड़ में भी आकर वहाँ पर लोगों की जेबें कुतरते हैं। इंडिया के अंदर इंडिया के स्टार्टअप्स में क्या कहना चाहेंगे? इस्लामिक कंट्रीज हैं और पाकिस्तान को छोड़कर ये इंडिया को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से इस काविश में लगा हो कि किस तरह सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन ना तो सऊदी अरेबिया के आला हुकाम पाकिस्तान में आ रहे हैं और ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कह सकती हैं आप। हम में परफेक्शन क्या है ये बताइएगा, जिसकी वजह से दुनिया जेलसी में ये कदम उठा रही? एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। बाइडेन साहब का कॉल आता है मोदी जी को, इससे पूरा का पूरा इस्लामाबाद कांप उठा है, इससे पूरा का पूरा बीजिंग कांप उठा है कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे, आखिर क्या बात है। एक तो चीज़ साफ है, यहाँ पर इंडिया की भूमिका कितनी बड़ी हो गई है कि हमारे को जो है वो बीच में लिया जा रहा है। हमको जो है इंडिया को बोला जा रहा है कि भाई आप ही हमारी सुलह कराओ। गांव देहात में आप देखते हैं ना, जो गांव के बड़े प्रधान बुजुर्ग होते हैं, इनकी इज्जत छवि अच्छी है, उनके पास लोग जाते हैं भैया बाबूजी फैसला कराओ आप। यहाँ पर भारत की वो छवि हो गई कि भैया फैसला, अरे यार हम तो परेशान हो गए, हम परेशान हो गए, रूस परेशान हो गया, यूक्रेन परेशान हो गया, हमारी ऐसी तैसी हो गई, हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, हमको जो है वो हम बच नहीं पा रहे, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे जैसे यूके के अंदर हमने देखा। भैया मोदी जी आओ थोड़ा सा सेटलमेंट करा दो, यहाँ पर हमारी समझौता करा के सुलह करा के जाओ, तभी कुछ हो सकता है यहाँ पे। ये बात साफ हो गई है। बहुत सी खबरें हमने पहले ही सुन रखी हैं कि सऊदीया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब सऊदीया पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि जो पाकिस्तान से वहाँ पर हज यात्री जाते हैं या उम्रा यात्री जाते हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं वो जेब कतरे होते हैं, वो बैगर्स होते हैं जो हज और उम्रा की आड़ में भी आकर वहाँ पर लोगों की जेबें कुतरते हैं। मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गजवाइन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। वो पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते हैं। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ। पाकिस्तान को देखिए, असल में हमारा मुल्क एक तो लक है कि हमारे मुल्क की एक नाम है और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यानी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी दुनिया सारी खराब है, हमें टारगेट कर रही है। कह सकती हैं आप। हम में परफेक्शन क्या है ये बताइएगा, जिसकी वजह से दुनिया जेलसी में ये कदम उठा रही? एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ के गोल को देखें और फिर देन अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। मैडम देखें, गज़वा हिंद अहादीस नबी में उसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उसमें हिंद का लफ्ज़ ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज होगी या पाकिस्तान के लोग होंगे। हिंद में ये सारा हमारा खुरासान का इलाका आ जाता है, उसमें ईरान भी है, तुर्की भी है, अफ़गानिस्तान का इलाका भी है। ये यहाँ से एक मुश्तरका फ़ौज आएगी, इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, इसमें पूरे एरिया का, पूरे कंटिनेंट का जिक्र है, खुरासान, ईरान और तुर्की से लेके। सिर्फ पाकिस्तान ने गज़वा हिंद नहीं लड़ना, पहली बात तो ये है। जब उस वक्त कंडीशन इस तरह की लायक घंटे ज़्यादा है, सॉरी कई दफ़ा हुआ मेरे साथ भी ऐसा। मेरे दोस्त कुल्लू हरामी निकले। अच्छा, वो कैसे? मेरा उधार कभी नहीं वापस किया उन्होंने। मैं तकरीबन स्कूल से आ गया, इंटर में आ गया हम, उन्होंने कभी उधार वापस नहीं किया। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ने साथ देना होता तो आज फ़लस्तीन पे ये जुल्म ना हो रहे होते हैं। आज फ़लस्तीन पे अगर ये जुल्म हो रहे हैं ना, तो मुस्लिम कंट्री जिसको जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ पे दाना फेंक रहे हैं, वो अपने दाना खाने में लगे हुए हैं, कोई किसी को नहीं देखता है। तो हम खुश हैं कि अब एक रिस्क लेने जा रहे हैं अपना। बहुत अच्छा मतलब कि बिलीव हुआ हमें, तो अब हम मतलब कि नेक्स्ट कदम वही हमने उठाना। ये पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं। कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो। हाँ,
ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 2-3 साल से सी पैक के ख़िलाफ़। उसको ये हमें लोगों का जहन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सी पैक हमारा अपने मुल्क से गुजरता है, रोड उसके सारे हमारे मुल्क से गुजर रहे हैं। ये हमारी ऑरेंज लाइन सारी सी पैक के प्रोजेक्ट के थ्रू बनी है। और जब उसको मतलब कि कोई चांस मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे मतलब कि लोगों की बातों में ना आए। तलाश में है, डिग्रियों के पर्चे हाथ में पकड़े हैं, डिग्रियां हमारे पास बेतहाशा है, लेकिन जॉब नहीं है। तो जॉब आप लोग दूसरों के आगे। इंडिया के अंदर इंडिया के स्टार्टअप्स में क्या कहना चाहेंगे? इस्लामिक कंट्रीज हैं और पाकिस्तान को छोड़कर ये इंडिया को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से इस काविश में लगा हो कि किस तरह सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन ना तो सऊदी अरेबिया के आला हुकाम पाकिस्तान में आ रहे हैं और ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टेक्स जो होते हैं ना वो मैटर करते हैं। तो अगर आप इस रीजन को क्लोजली स्टडी करें तो इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में। अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए, नंबर 1 वो। फिर अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स उनकी बड़ी ह्यूज हैं और उनके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। मैं ख़ुद 13 साल मिडिल ईस्ट में दुबई में रहा हूँ और बड़ा क्लोजली मैंने उनकी इकोनॉमीज़ को देखा है। मिडिल ईस्ट क्यों कर आप देखें जितने भी इस्लामी ममालिक हैं। टच भी देना चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ भी तिजारत की है, गैर मुस्लिमों के साथ भी की है तिजारत। इस्लाम कतन मना नहीं करता, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे मकासद हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो दे आर नॉट वेरी क्लियर। हम लोग जो हैं वो हमारा बेसिकली हमारी मिशन स्टेटमेंट ही गलत है। हम वी आर बेगर्स। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जब हमारे ये इमेज पूरी दुनिया में नहीं हुआ करते थे, लेकिन दीज थिंग्स वर बैक्ड बाय आवर गवर्नमेंट्स। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स थी और वो सपोर्ट भी करती थी अपनी पब्लिक को। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट्स वीक हैं, इनके इंटरेस्ट नहीं है, इनको पब्लिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई वो लेना देना नहीं है, इनको रेमिटेंस से कोई गर्ज नहीं है कि आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर 1% ऑफ इकोनॉमी अगर हमारी खड़ी है तो वो रेमिटेंस के ऊपर खड़ी है। तो जब वो लोगों को वहाँ पर अगर ये लोग भी नहीं सपोर्ट करेंगे और दूसरा जो पब्लिक वहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरानों को ये कह रहे हैं, दूसरा वो इंडिया के अंदर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो फ्यूचर में रूल करेंगे और उनकी बड़ी ग्रोथ होगी, लिहाजा वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो आप ये देखें कि एक कॉरिडोर बना रहे हैं यहाँ से, जो कि हमने तो सुना है, आई डोंट नो कि ये वर्केबल है भी कि नहीं। एक जो रोड जो है वो अपने राजस्थान ये गुजरात से जो है ना, किसी भी स्टेज पे किसी भी लेवल पर हम लोग पाकिस्तानी नहीं आते, ना वो हमें कंसिडर करते हैं। हम लोग 3rd 4th जो है ना वो जनरेशन की कंट्री रह गए हैं, क्योंकि आपके सामने ये कि रीजन के अंदर जिस किस्म की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ्स हो रही हैं, चाइना है, इंडिया है, और इन लोगों के अपने स्टेक्स हैं। पाकिस्तान तो इट्स अ बफर स्टेट, बस ठीक है जी, हम लोगों को तो डॉलर्स आते हैं, डॉलर्स में हमारे हुक्मरान जो याशियाँ करते हैं। और बाइडेन साहब का कॉल आता है नरेंद्र मोदी जी के पास। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो मैं आपसे ये बात साफ तौर पर कह दूं, जैसे ही ये बाइडेन साहब की सरकार जाएगी, रूस यूक्रेन मुद्दे का कुछ ना कुछ हल निकलना है। क्योंकि ये मैं बताऊं ना, बाइडेन साहब सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाने वाले प्रेसिडेंट में से एक हैं अमेरिका के। क्यों? क्योंकि इनकी आदत क्या रही है, एक तो उम्र इनकी इतनी है, इन्होंने अपनी 50 साल 55 साल की जिनकी राजनीति है उसमें इन्होंने 40 साल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दुश्मन देखा है रूस को, यानी यूएसएसआर को। अब यूएसएसआर ख़त्म, ये जब जवानी के दिन थे इनके, तभी से इनके मन में आ रहे हम देखो तेरी ऐसी की तैसी रूस और तेरी ऐसी की तैसी यूएसएसआर, उन दिनों की जो भड़ास है अब ये हो गए प्रेसिडेंट। जमाना बदल गया। अरे अब रूस इतनी बड़ा, रूस अब एक शांत देश है। अगर आप रूस को समझो तो रूस एक शांत देश है। रूस कुछ उत्पात नहीं मचाता था। यूक्रेन के मामले पे उस पर बिल्कुल गर्दन पर बात आ गई, तब उसको कुछ ना कुछ करना पड़ा, और यूक्रेन के अलावा उसने किसी और को तकलीफ भी नहीं दी। आप ये देखो, तो बिल्कुल आप किसी को ज़बरदस्ती जा करके उंगली कर दोगे तो वो तो फिर थोड़ा बहुत तो बवाल मचाएगा। वही वहाँ पर यूक्रेन के संग में हुआ। वरना मैंने कभी गलत नहीं बोला है पुतिन साहब को, क्योंकि लॉजिकली देखें तो लॉजिकली गलती है यहाँ पर अमेरिका की। अमेरिका को चीन के खिलाफ ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो बाइडेन के लिए दुश्मन नंबर 1 था रूस, दुश्मन नंबर 2 है चीन। लेकिन होना क्या चाहिए, चीन नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि वही आज के टाइम में थ्रेट है। आज के टाइम में रूस क्या थ्रेट है? अरे क्या
वो करेगा भी क्या? अब बहुत बड़ा फ़र्क है। अब ना उनके पास में कम्युनिज़्म है ना कुछ, बहुत लंबी इस पर बात हो सकती है, जितनी लंबी बात उतनी लंबी बात हो सकती है। मगर अब यहाँ पर क्योंकि कॉल वॉल किया गया है मोदी जी को, तो बाइडेन साहब भी चाहते हैं कहीं ना कहीं इसका हल निकले। बहुत नुकसान हो रहा है, ये वो सांप इन्होंने पाल लिया जिसने उल्टा पलट के इन्हीं को डस लिया। यूएस इकोनॉमी को बहुत जो है वो नुकसान हुआ, सब कुछ बहुत हुआ है। अब देखो अमेरिका ने जब भी बाहर जंगें लड़ी हो, चाहे हम वियतनाम का देखें, चाहे हम अफ़गानिस्तान का देखें, चाहे अब यूक्रेन का देख रहे हैं, हालांकि इसमें डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से अमेरिका का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है हर बार।